हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमसीक्यू फैक्ट्री। तो आज बीपीएससी पंचायती राज ऑडिटर का एग्ज़ाम था और उसके क्वेश्चंस बहुत ही हिला देने वाले थे। चाहे वो साइंस के क्वेश्चंस हो जाएं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो जाएं, बहुत ही अलग तरीके से टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इवन बीपीएससी में भी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और स्पेशली मुझे ये लगता है कि जो 30 क्वेश्चन साइंस से पूछे गए हैं, साइंस से ऑडिटर के एग्जाम में क्वेश्चन आने का मतलब क्या लॉजिक है, मुझे अब आज तक समझ में नहीं आया। तो या आज हम देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस। मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च किया, तब जाके सारे आंसर कीज लेकर आई। और ट्रस्ट मी, मैंने बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर के भी आंसर्स आपको बताए थे, आंसर कीज, और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बताए थे। मुझे टाइम लगा था लेकिन एक्यूरेट आंसर्स बताए थे। तो आप भी अपने आंसर्स मैच करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं कट ऑफ से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाकर आपको बता सकूँ कि कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि मैं बिहार से हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप सब ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स के वीडियोस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड सीरीज़ हैं, वो सारी आपको इस चैनल पे आराम से मिल सके। तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको एक्यूरेसी के साथ आंसर्स प्रोवाइड करने की। और आपको बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना स्कोर शेयर करना है। प्लीज़ प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए, अपने स्कोर शेयर करिए और बताइए। और अगर कोई एरर आपको दिखता है तो प्लीज़ वो भी बताइए, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Who was the Indian officer in charge of Delhi at the time of the revolt of 1857? आपको मैं बता देती हूँ कि ये सेट बी है हमारी सीरीज़ का। तो सेट बी वाले जो बच्चे हैं वो इसमें मैच कर लीजिएगा, बाकी जिस तरीके से भी चेंज करके क्वेश्चंस होते हैं आप देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है डी। जॉन निकोलसन जो थे वो इंग्लिश ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिल्ली थे एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर है डी। अब यहाँ पर पूछा गया हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दिल्ली दरबार। आपको पता होना चाहिए कि 1958 के बाद ही वाइसरॉय का सिस्टम स्टार्ट हुआ था। ओके, और कौन थे दिल्ली दरबार के टाइम में? तो वो थे लॉर्ड लिटन। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका है बी। वैसे लॉर्ड हार्डिंज भी थे, इरविन भी थे और डफरिन भी थे। तो ये तीनों भी थे 1903 1911 के दिल्ली दरबार में। क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है, लॉर्ड लिटन है, तो इसीलिए लॉर्ड लिटन होंगे आप का आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बाय विच एक्ट द इंग्लिश डिक्लेयर्ड दैट ऑल ऑफिसर इन इंडिया ओपन टू मेरिट इरिस्पेक्टिव ऑफ नेशनैलिटी और कलर। इसका करेक्ट आंसर है बी, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या है? अगर जिन लोगों का आज एग्जाम नहीं था वो पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आप बता दीजिए। व्यूअर्स को भी फायदा होगा और आपको भी, आपका सब कुछ रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द हिंदू एसोसिएशन। मैंने बहुत इसका आंसर ढूंढा और मुझे मिला नहीं, और मैं कुछ गलत आंसर आपको देना नहीं चाहती हूँ। तो इस क्वेश्चन में को लेकर मुझे डाउट है। तो अगर इसका आंसर आपको मिले तो बता दीजिएगा, और अगर मुझे मिल जाता है तो मैं अपडेट कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। तो इसलिए बने रहिए हमारे चैनल से और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि क्या क्या क्वेश्चंस अपडेट हो चुके हैं, किस किस का आंसर अपडेट हो चुका है। लेकिन अभी तक जितने भी मैंने रिसर्च करके जितने भी एक्यूरेसी के साथ आंसर्स बताए हैं वो आप मैच कर लीजिए, वो आपका 100% करेक्ट होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो इल्बर्ट बिल, सेकेंड अफगान वॉर, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट और मॉन्यूमेंट एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट किस किस के टाइम पे आए थे? तो ये देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के टाइम पे आया था। ओके, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट जो था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे आया था। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर जाएगा डी। मतलब ए का 2, बी का 1, सी का 3। रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट डलहौजी के टाइम पे आया था, मॉन्यूमेंट एक्ट लॉर्ड कर्जन के टाइम में आया था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा डी। 5th का करेक्ट आंसर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद अहरार मूवमेंट। मैंने अहरार मूवमेंट के बारे में भी गूगल पे सर्च किया और विकीपीडिया पे भी सर्च किया, इतने सारे नाम थे और बहुत कंफ्यूजिंग था। तो मुझे इसका आंसर ई लगता है। अब आपको अगर जो भी सही लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा और उसका आंसर लिख दीजिएगा, तो पता चल जाएगा कि इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। करयानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, जमुना काजी, राहुल संकृतयायन, ये किस किस जगह से रिलेटेड थे? इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राहुल संकृतयायन जो थे सारण मतलब छपरा से रिलेटेड थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी। ओके, ए का 2। करयानंद शर्मा मुंगेर से रिलेटेड थे, यदुनंदन शर्मा जो थे अनावारी से रिलेटेड थे।
यमुना काजी जो थे वो गया से रिलेटेड थे। वैसे औरंगाबाद के से में कोई इन्होंने मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था, याद मुझे नहीं आ रहा है, तो वो मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था और उस टाइम औरंगाबाद जो था गया का पार्ट था, इसलिए गया उसका आंसर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब आते हैं, अब आप ये भी देखिए कि क्वेश्चन पेपर अप्रैल में बना हुआ है, पहले का ही बना हुआ है। इसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं 2020 के आए हैं, तो जिन्होंने भी 2021 में इतनी मेहनत की होगी उनकी मेहनत तो कुछ हद तक वेस्ट गई है, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2020 के पूछे गए हैं, तो थोड़े उस वजह से भी आपके करंट अफेयर्स के आंसर गलत हो सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ए सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपल, ऐसे दांगे नवयुग, सी मोहम्मद अली कॉमरेड, डी राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। तो मोहम्मद अली और राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड करेक्ट है, सच्चिदानंद सिन्हा का इंडियन पीपल भी करेक्ट है, लेकिन नवयुग जो बुक लिखी है वो लिखी है मुजफ्फर अहमद ने, इसीलिए बी इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, काकोरी रॉबरी के केस में कौन एसोसिएटेड नहीं था। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि जो रोशन सिंह है, रोशन सिंह भी नहीं है और इसका आंसर ई होना चाहिए। नहीं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और रोशन सिंह भले ही इससे एसोसिएटेड नहीं थे, लेकिन उनको भी इस कॉन्स्पिरेसी के थ्रू हैंग किया गया था किसी का मर्डर करने के लिए। और सुखदेव आपको पता ही है कि नहीं एसोसिएटेड थे, इसलिए इसका आंसर डी सुखदेव होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अब यहाँ पर जिसको डेट्स बहुत अच्छे से याद होगी उसको पता होगा कि इसमें जो चौरा चौरी इंसिडेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि ये 1922 फरवरी 1922 में हुआ था, दांडी यात्रा 30 में हुआ था, गांधी इरविन 1931 में हुआ था, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो 10th का करेक्ट आंसर है ए। 11 पे आते हैं, इन विच एरिया ऑफ बिहार द फतेह शाही रिवॉल्ट ऑकर्ड। तो फतेह शाही रिवॉल्ट जो है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, और आपको पता होना चाहिए कि गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो सारण डिवीजन का पार्ट है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, इन विच मंथ पीर अली स्टार्टेड द रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन पटना। अब ये अगर आप जागरण जोश की साइट पे जाते हैं जीके टुडे पे, तो वहां पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से कंपाइल करके दिया हुआ है, और उसका आंसर है 3 जुलाई 1857। पीर अली ने जुलाई में ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, इन विच ईयर बिहार किसान सभा वाज एस्टैब्लिश। अगर आप बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। पहली चीज़ सेंसस, अब इसी एग्जाम में सेंसस के 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और दूसरा ये किसान सभा कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, एक स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके मतलब अगर ये 10 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आप 10 क्वेश्चन का दूसरे के कंपैरेटिवली आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है 1929 किसान सभा, जो प्रोविजनल किसान सभा हुई थी वो स्वामी सहजानंद सरस्वती की तरफ से। और मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि कहाँ कहाँ कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था, कौन कौन उससे एसोसिएटेड थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बिहार कांग्रेस कमेटी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज मजहरूल हक, इन्होंने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इन विच सिटी ऑफ बिहार द एनुअल इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1922 वाज हेल्ड। अब देखिए मैंने अभी ये बताया था, और देखिए इसका आंसर भी आ गया। पटना में 1912 बांकीपुर में हुआ था, और 1922 में गया में हुआ था। अब पटना को किसने चेयर किया था, RN मधोलकर ने, और गया को किसने चेयर किया था, तो CR दास ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब ये मैथ्स के क्वेश्चन है, फटाफट इसके आंसर बता देती हूँ। तो 16 का करेक्ट आंसर है बी, हार्मोनिक सीरीज। क्वेश्चन नंबर 17 ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और इसका करेक्ट आंसर है सी, π/4। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है ए, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। 19 पे आते हैं, इसका करेक्ट वैल्यू जो होगा वो होगा D1। और अगर आपको कुछ एरर दिखता है, क्योंकि मेरी मैथ्स में थोड़ा इशू है, तो प्लीज़ आप मुझे वो करेक्ट करके बता दीजिएगा, क्योंकि बाकी आंसर्स भले गलत ना मिले, मैथ्स में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए। तो 20th का करेक्ट आंसर है बी, 51। 21st का करेक्ट आंसर है बी और सी में मुझे कन्फ्यूजन है, तो आप देख लीजिएगा क्या इसमें से सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 का करेक्ट आंसर है बी, 14। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, ये इक्वेशन को सॉल्व किया गया है और इसका करेक्ट आंसर होगा ए। 24th पे आते हैं, रेशियो फाइंड करना है, LCM HCF का दिया हुआ है और उसका HCF दिया हुआ है, तो उसका LCM पूछा गया है, तो उसका LCM होगा D, 48। और यहाँ पे दिया हुआ द सम ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर इज, तो इनमें से कोई भी नहीं, इसका आंसर होगा ई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहाँ से साइंस के भयानक क्वेश्चन स्टार्ट हैं, और बोला जाता है कि 10th क्लास तक के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो ये मुझे बहुत फ्री चीज़ लगी, 12th क्लास की बुक से फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब जो साइंस के बच्चे होंगे वो यहाँ पर उनको प्रॉफिटेबल
कंडीशन में वो लोग रहेंगे, और बाकी जितने हैं आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे उन लोग को लॉस होगा ये 30 क्वेश्चंस का, क्योंकि बीपीएससी 66 में भी क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस से, लेकिन वो कंपैरेटिवली इससे ईजी थे जितना ये डिफिकल्ट है। तो ये बस इसका यही काम था कि कट ऑफ को रिड्यूस करे ना करे, लेकिन ये मार्क्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। द कॉज ऑफ डायमंड शाइन इज साइज, कटिंग, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वैसे बुक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया है, लेकिन रिफ्लेक्शन, कटिंग, साइज ये सारी चीज़ें भी इसमें मैटर करती है। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा ई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। इसमें क्या है, अगर आप एक नॉर्मल लॉजिक लगाएंगे तो किस मिरर से इमेज का जो साइज होता है छोटा हो जाता है, तो वो हो जाता है कन्वेक्स मिरर से, तो इसका आंसर कन्वेक्स मिरर होगा। 28 पे आते हैं। वी कैन नॉट सी इन द फॉग बिकॉज द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, लाइट बिकम्स स्कैटर्ड बाई फॉग ड्रॉप्स। स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, इसीलिए हम लोग को धुंधला सब कुछ दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। द पावर इन द सप्लाई लाइन इज ट्रांसफर्ड एट हाई वोल्टेज। इसका करेक्ट आंसर है 29 का ई, none of the above। 30 पे आते हैं। द करेंट कैपेसिटी ऑफ फ्यूज वायर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ, ऑन सर्कमफ्रेंस, ऑन द मटेरियल ऑफ वायर, ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ओके। और इसमें जो डी है, करंट फ्लोइंग थ्रू इट से फ्यूज्ड वायर का कोई लेना देना नहीं है। करंट कैपेसिटी जो इसका है उससे, मटेरियल है वो भी डिपेंड करता है, सर्कमफ्रेंस है वो भी डिपेंड करता है, लेंथ है ये भी डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 का करेक्ट आंसर है ए। यहां क्या पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज। अब मेटल इंक्रीजेज ऑन हीटिंग, ये सब चीज़ें नहीं होती, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं, और उस वजह से जो है इसका जो एफिशिएंसी है डिक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, इमर्स्ड इन ऑयल, ऑन ब्रिंगिंग पीसेज ऑफ आयरन क्लोजर व्हेन हीटेड। जब हीट करते हैं मैग्नेट को तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करना शुरू कर देता है। तो 32 का करेक्ट आंसर आपका है डी। हॉट वायर एमीटर्स आर यूज टू मेजर, ये वेदांतु में दिया हुआ है, और ये भी क्लास 12th का क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो 33 का करेक्ट आंसर है डी, एसी एंड डीसी। अ फोटोन इज, इसका करेक्ट आंसर है क्वांटिटी ऑफ लाइट एनर्जी, ओके। 35 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइट एलिमेंट इंडिकेटिंग रेडियो एक्टिविटी। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ट्रीटियम, ये रेडियो एक्टिविटी वाला एलिमेंट है। टाइटेनियम रिच मिनरल फाउंड इन इंडिया इज, ये सारी चीज़ें दी हुई है, अब आपने इसका नाम नहीं सुना है। अब देखिए एक ट्रिक है ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो भी चीज़ का आपने नाम नहीं सुना है थोड़ा ट्रिकी सा दिखे उसको जाकर टिक मार दीजिए, क्योंकि ये सब तो हमें पता नहीं है। वैसे इलिमनाइट है, और इलिमनाइट जो है अभी केरला में ढूंढा गया है, और यही जो एलिमेंट है जिसमें टाइटेनियम पाया गया है, ठीक है, केरला में। और वैसे ही एक क्वेश्चन अभी रिसेंट का है वेनेडियम के बारे में। तो वेनेडियम क्या है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये मिला है वेनेडियम अरुणाचल प्रदेश में। वेनेडियम का क्या यूज होता है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। विच एंजाइम कन्वर्ट्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टू C2H5OH। कौन सा एलिमेंट कन्वर्ट करता है, तो वो करता है जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। व्हाइट जिलेटिन इज यूज्ड टू a lot in making ice cream. It is used a lot in making ice cream to stabilize colloid and preventing crystal formation. तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलॉइड। मिल्क, ब्लड, बटर, घी, ये सारी चीज़ें कोलॉइड है, घी को छोड़ के। घी को क्लैरिफाइड बटर बोला जाता है, इसलिए कोलॉइड नहीं है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो जाता है। ऑन मिक्सिंग टू कलरलेस गैसेज डार्क ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड। ये दो कोई गैसेज है उनको मिक्स कर दिया जाता है, डार्क ब्राउन कलर का गैस फॉर्म होता है, उसे क्या बोलते, वो कौन कौन से गैसेज है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, H2O, H2S, H2Se, H2TE। तो इसका करेक्ट आंसर है H2O, क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, और H2O क्या है, ये है वाटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। गैमेक्सिन इंसेक्टिसाइड इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अभी आपने कहीं सुना भी होगा, नहीं सुना होगा, तो ये क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके क्लास 11th और 12th की बुक से पूछे गए हैं, तो जिसने साइंस पढ़ी है उसको पता होगा, या फिर उसको भी नहीं पता होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। विच कंपाउंड इज नोन एज ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन किसे बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है मेथाइल सैलिसिलेट। आप लोग का एग्जाम कैसे गया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अच्छा बुरा कैसा गया, आपका दिमाग हिल गया, क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन पेपर देखा तो मेरा भी दिमाग हिल गया कि मतलब क्या लॉजिक है कि
कॉमर्स के मतलब स्टूडेंट्स के लिए साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मतलब क्या लॉजिक है? अगर बीपीएससी है तो क्या आप साइंस के 30 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछोगे किसी भी एग्जाम में? क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, यूरिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाई, तो इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसका आंसर ई है। नाउ इट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड सेफ शुगर ऑप्शन इज, तो करेक्ट आंसर है इसका एस्पार्टामे। क्यों? एस्पार्टामे जो है लो इन कैलोरी होता है, लेकिन शुगर से 200 टाइम्स जो है ज़्यादा स्वीटर होता है। अब आते हैं 46 थैलेसीमिया। एक क्वेश्चन डिजीज का पूछा गया है नॉर्मल, और थैलेसीमिया जो है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, इसमें हीमोग्लोबिन बनना बॉडी में बंद हो जाता है और हर रोज़ ब्लड चढ़ाना पड़ता है पेशेंट को। 47 पे आते हैं, द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज, इट इज बी मैच्योर सिस्ट। 48 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू एम्फीबियन एनिमल। ट्रू एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? जो लैंड वाटर दोनों पे रहता है, तो टॉर्टोइज नहीं, टॉर्टोइज हमेशा वाटर में रहता है। ये सारी चीज़ें बाहर आते हैं। 49 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ नो ब्लड बट रेस्पायर्स। अब सारे कॉकरोच करके आए होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है सी, हाइड्रा। हाइड्रा में ब्लड नहीं होता, लेकिन ये रेस्पायर करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन ऑफ टर्माइट्स टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो जो प्रेजेंट होता है, वैसे दूसरे उसमें ऑप्शन में सी में प्रोटोजोआ दिया हुआ था, तो कहीं वो आप गलत ना कर लें, तो ए है इसका आंसर, प्रोटोजोआ। बर्ड्स एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, अगर आपने क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी नाइट्रोजन साइकिल की, तब आपको ये क्वेश्चन पता होगा। और बर्ड्स क्या एक्सक्रीट करती हैं? तो वो करती हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में, जो एक्सक्रीशन करती हैं वो यूरिक एसिड फॉर्म में करती हैं। अब इन कोकोनट द डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू मेसोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प, डीकर्व्ड हुक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है एंडोकार्प, मतलब इंटरनल हिस्सा जो है वो फ्रूट में चेंज होता है। 53 पे आते हैं, द नेचर ऑफ वस्कुलर बंडल इन डाइकॉट सिस्टम इज जनरली रेडियल, कोसेंट्रिक, कोलेटरल, एसेंट्रिक। तो 53 का करेक्ट आंसर है बी, कॉन्सेंट्रिक। 54 पे आते हैं, क्लोरोसिस टेक्स प्लेस व्हेन प्लांट्स आर ग्रोन इन डार्क, शेड, लाइट या एफिलेस मीडियम। एफिलेस का मतलब आयरनलेस मीडियम, तो ये इसका आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग? प्लास्टिड, प्लास्मिड, हेटेरोसिस, म्यूटेशन। लोगों ने म्यूटेशन मार्क किया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बी, प्लास्मिड। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। चलो भाई, साइंस के सारे क्वेश्चन खत्म हुए, सरदर्द खत्म हुआ, अब ये स्कोरिंग एरिया पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस। इसके राइटर हैं सी, शशि थरूर। ओके। 57, हु इज द चेयरमैन ऑफ ललित कला अकेडमी। कौन है ललित कला अकेडमी के चेयरमैन? तो ये हैं डी, उत्तम पचारने। 58 पे आते हैं, विच स्टेडियम द नमस्ते ट्रम्प इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज। सबको पता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम दिया गया है, जिसको पहले मोटेरा स्टेडियम बोला जाता था। तो 58 का करेक्ट आंसर है डी। 59 पे आते हैं, COP14 वॉज होस्टेड बाय विच सिटी इन इंडिया। एक्चुअली इट वॉज होस्टेड इन ग्रेटर नोएडा। क्वेश्चन नंबर 60 पे आते हैं, हु इज द डायरेक्टर ऑफ द बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी। वो हैं उमंग कुमार। 61 पे आते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वॉज लॉन्च्ड ऑन व्हिच इट वॉज लॉन्च्ड इन January 2018। क्वेश्चन नंबर 62 पे प्रोसीड करते हैं, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, SC शर्मा इज द चेयरमैन। 63 पे आते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2020। क्या है डिफेंस एक्सपो की थीम? तो ये है इंडिया द एमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। 64 पे आते हैं, हु वॉज अपॉइंटेड एज फर्स्ट ट्रांसजेंडर इलेक्शन एम्बेसडर बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब ट्रांसजेंडर है तो सबको पता होगा कि गौरी सावंत हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी चीज़ें इंडिया में पहली बार हो रही हैं, फर्स्ट जो भी चीज़ें, तो उन सब पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि पहली बार ये चीज़ हुई है, तो ये चीज़ आपको मार्क करके रखने की इंपॉर्टेंट है, चाहे इस साल की हो चाहे प्रीवियस ईयर की हो। वेयर वॉज द इंडियन साइंस कांग्रेस 2020 हेल्ड। अब साइंस से रिलेटेड है, तो अगर तुक्का लगाना है तो लगा लीजिए, बेंगलोर होगा उसका आंसर। हु इज़ द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, विमेन थी और चीफ इकोनॉमिस्ट के पोस्ट पे आई थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, गीता गोपीनाथ। 67, वेयर विल COP26 समिट बी हेल्ड। अभी देखिए, COP24 पूछा, अब 26 पूछा जा रहा है, और 26 होगा ग्लासगो में। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं, रोबोट सोफिया इज द ऑफिशियल सिटीजन ऑफ विच कंट्री। सोफिया भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं, तो ये थी सऊदी अरेबिया की। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट पिक्चर इन 92nd एकेडमी अवार्ड इन द ईयर 2020। अभी 93rd ऑस्कर हुआ है, 93rd ऑस्कर में किसको अवार्ड मिला है? नोमैडलैंड को।
और 92 में मिला था पैरासाइट को। पैरासाइट एक कोरियन मूवी है, बहुत ही कमाल की मूवी, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। 70 पे जाते हैं, स्टार प्लेयर कोबे ब्रायंट डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश, ही प्लेड विच गेम, ही प्लेड फुटबॉल। तो 70 का करेक्ट आंसर है सी, फुटबॉल। अब आते हैं 71 पे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द पाकिस्तान फर्स्ट हिंदू वुमेन जज, रानी सिंह, कृष्णा कुमारी, प्रीति कौर, सुमन कुमारी। द करेक्ट आंसर फॉर 71 इज डी, सुमन कुमारी। 72, वेयर वॉज द ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 होस्टेड, कहाँ पर होस्ट किया गया था? तो ये होस्ट किया गया था यूनाइटेड किंगडम में। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर ऑफ नोबल प्राइज इन लिटरेचर 2020, किसे नोबल प्राइज इन लिटरेचर मिला था? डी लुइस ग्लक को। अब आप देखिए कि बहुत सारे, अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप जाकर ज़रूर देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर नज़र में रखिए, जो भी इस साल क्वेश्चंस आए हैं। क्यों? CAPF में जो क्वेश्चन पूछा गया वो UPSSC में पूछ लिया गया। UPSSC का कुछ क्वेश्चन जो है वेस्ट बंगाल PCS में पूछ लिया, वेस्ट बंगाल का कुछ क्वेश्चन उड़ीसा PCS में पूछ लिया। अब उड़ीसा PCS वेस्ट बंगाल PCS का मिला के क्या पता BPSC में पूछ ले, क्या पता ये क्वेश्चंस जो हैं AAO में पूछ लें, क्या पता प्रोजेक्ट मैनेजर के कुछ क्वेश्चंस किसी और एग्जाम में पूछ लिए जाएँ। तो उन सब पे अगर आप नज़र रखिएगा, मैं लिंक डाल दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वो सारे क्वेश्चंस देखिए, उनका एक्सप्लेनेशन देखिए, आंसर कीज देख लीजिए, और आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए, एक जगह नोट करके रख लीजिए कि इस साल जो जो क्वेश्चंस आए हैं, या तो करंट अफेयर्स में या फिर हिस्ट्री में, उनको एक जगह नोट करके रखिए, क्योंकि अब ये पूरे साल में इसको रिपीट करते रहा जाएगा। तो अगर आपने ये सारे पढ़े होंगे तो आपके क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं, हु इज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ WHO's एग्जीक्यूटिव बोर्ड इन 2020। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ए, डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि अभी कैबिनेट रीशफलिंग हुई तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, लेकिन 2020 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए डॉक्टर हर्षवर्धन थे। 75 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन टॉप द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020, किसने जीता इसको? तो नॉर्वे ने जीता। मैंने आपको अपने जो करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं उसमें बार बार आपको बताया हुआ है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड नॉर्डिक कंट्रीज, उनके कैपिटल्स बताए हैं, तो यहाँ देख लीजिए आ ही गया एक स्कैंडिनेवियन कंट्री का। अब आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ कश्मीर की बेटी, जहाँ पर मैंने सर्च किया तो मुझे एक ऑप्शन तो सावित्री रंका भी मिला, और दूसरा ये मिला कि डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद ने भी ये बुक लिखी है। 77 पे आते हैं, व्हेन वॉज जल जीवन हरियाली स्कीम स्टार्टेड इन बिहार। एक्चुअली जल जीवन हरियाली स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन 15 अगस्त बाय नीतीश कुमार जी 2019, but it was decided to launched in 2nd October 2019. So the answer for 77 is A, 2nd October 2019. 78, who is recently appointed as the State Chief Information Commissioner in Bihar? अब आप देखिए, बहुत सारे लोग नरेंद्र कुमार सिन्हा मार्क करके आए हैं, लेकिन जब मैंने सर्च किया, ये जो है नरेंद्र कुमार सिन्हा और प्रमोद कुमार, ये दोनों हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अशोक कुमार हैं। अगर आपको डाउट है तो एक बार जाके गूगल करिए, क्योंकि मैंने इसको गूगल करके देखा तब मुझे पता चला। तो इसका करेक्ट आंसर ई होगा। और अब जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे आप देखते जाइए, बहुतों का आंसर ई होगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ये चीज़ की गई है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, हु इज नॉमिनेटेड इन राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या फ्रॉम बिहार, किसे नॉमिनेट किया गया है? तो वो हैं कामेश्वर चौपाल। 80 पे आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट रिलेटेड टू गंगा उद्वाह योजना फेज 1 फॉर ड्रिंकिंग वाटर। नवादा, नालंदा, राजगीर, गया। तो नवादा, नालंदा और गया इसमें इंक्लूडेड है, राजगीर इंक्लूडेड नहीं है, तो ये सी का आंसर हो गया। सियासत में सदस्यता, हर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बिहार के एग्जाम्स में, तो सबको तो रट ही गया होगा। तो ये हैं विजय कुमार चौधरी, जो अभी हमारे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं। वेयर इज फिजिकल मॉडलिंग सेंटर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिचुएटेड, स्पेशली इट इज़, ये बिहार के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये वीरपुर में स्टार्ट किया गया है। 2nd फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बना हुआ है इंडिया का, और ये जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, वेयर वॉज द 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड। ये क्वेश्चन भी एक एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। अभी जो मैंने क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं आप जाकर देखिए कहाँ पूछा गया है, तो देखिए उस तरीके से कैसे रिलेट किया जाता है। तो गुवाहाटी में इसको लॉन्च किया गया था। What is the subject of the celebration of year 2020 by World Health Organization? ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके थीम्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्योंकि 2020 का पूछ रहा है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं बता दे रही हूँ, इसका करेक्ट आंसर है डी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड द मिडवाइफ। क्यों? कोरोना की वजह से इन्होंने जो बहुत अपना योगदान दिया, इस वजह से इसको ये ईयर बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, हाउ मैनी फीमेल एथलीट्स रिसीव्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड।
अब इतना ध्यान से कौन करंट अफेयर पढ़ता है? अब जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3, बिकॉज किस किस को मिला ये? एक तो रानी रामपाल को मिला, एक मनिका बत्रा को मिला और एक विनेश फोगट को मिला 2020 में। ओके, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको बदल के अब ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। 86 विच बुक डिस्क्राइब्स बिंदुसारा एज एन अनॉइंटेड क्षत्रिय? क्षत्रिय किस बुक में बताया गया है? तो वो बताया गया है दिव्यदान में। अब एंशियंट हिस्ट्री के भी क्वेश्चन बहुत हिला देने वाले हैं, तो देखिए के आंसर्स। बहुत सारे के आंसर्स मुझे नहीं मिले तो मैं कुछ गलत नहीं बताऊंगी, बट आप देख लीजिए। अब 87 पे, इसको मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च किया है, काउंट किया विकिपीडिया पे खोल के, तो ये तो 100% 87 का आंसर सही है और इसका आंसर है सी। 8 रूलर्स हैं, जैसे रुद्रदेवा, मातीला, ऐसे करके बहुत सारे रूलर्स के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर तो एग्जैक्टली सही है, ये भी सही है। और ये पता है कहाँ से पूछा गया है? हिमाचल प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन उठा के इन लोगों ने पूछ लिया है यहाँ पे। तो आप हर पीसीएस के क्वेश्चंस पे नज़र रखिए। बाकी एमसीक्यू फैक्ट्री तो है ही, हर पीसीएस जो भी एग्जाम्स होंगे सबके क्वेश्चन पेपर हम प्रोवाइड करवाएंगे। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप जाकर उसको ज्वाइन करो। नीचे मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके आप ज्वाइन करिए। सबके पीडीएफ वहाँ अवेलेबल हैं, देखिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए और आंसर की यहाँ पर भी मिल जाएंगे। और आप मुझसे पर्सनली चाहते हो तो मैं उसको आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। 88 पे आते हैं। हु हैज़ आर्ग्यूड दैट द गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड सॉ डिक्लाइन इन द मनी इकोनॉमी? एक्चुअली आर.एस. शर्मा ने ये बुक लिखी है एंशिएंट इंडिया की, तो वही हो सकते हैं मेरे हिसाब से। अब इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। 89 पे आते हैं। हु वर गिवन ग्रांट्स ऑफ लैंड एसोसिएटेड विद द रॉयल कोर्ट? इसका भी डाउट है मुझे, तो मैं इसका कुछ गलत आंसर नहीं बताऊंगी। आपको अगर पता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। 90 पे आते हैं। हु अपॉइंटेड बलबन टू द पोस्ट ऑफ आमिर ए शिकार? गयासुद्दीन बलबन को किसने आमिर ए शिकार के पोस्ट पर स्टैब्लिश किया? तो वो थी रजिया सुल्ताना के टाइम पे वो स्टैब्लिश हुए थे। बिहार वॉज डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी सरकार्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, 8 सरकार्स। सूबा, फिर सरकार, और उसी तरीके से परगना वगैरह बनते हैं। परगना का भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे देखिए यहीं पे आ गया। हु डेवलप्ड द परगना एज द बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन इन मिडिवल बिहार? किसने इसको स्टैब्लिश किया था? तो इट वॉज डन बाई अकबर। हु रोट आलमगीर नामा? आलमगीर कौन थे? तो उन पे ये बुक लिखी गई है, तो किसने लिखी? वो लिखी मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने। 93 का करेक्ट आंसर ए। 94 पे आते हैं। हु रिड्यूस द खत्स एंड मुकद्दम्स टू सच एन एक्सटेंट दैट देयर वाइफ सर्व इन द हाउसेज ऑफ मुस्लिम्स? इतना क्रूएल रूलर कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन हो गया अपना सल्तनत पीरियड से। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा? अब ये अगर आपने न्यू बुक जो है हिस्ट्री की, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3 ज़रूर जाकर पढ़िए, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसी में से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये भी उसी का क्वेश्चन है कि पाइबोज और सिजदा का जो सिस्टम था किस सुल्तान ने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो बलबन ने किया था, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन ने, कि झुको और सलाम करो और सजदा करो, तो इसने स्टार्ट किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पे। हु डिमांडेड द क्रिएशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन इन इंडिया? तो ये स्टार्ट किया था डी मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने। 97 पे आते हैं। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ अ न्यू लैंडेड एरिस्टोक्रेसी इन बंगाल? किसने इसको स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था मुर्शीद कुली खान ने। 98 पे आते हैं। हु वॉज द फाउंडर एडिटर ऑफ द अमृता बाजार पत्रिका? ये तो सबको पता होगा, ये थे बाबू शिशिर कुमार घोष। 99 पे आते हैं। हु प्रिसाइजली डिफाइंड द पावर्स ऑफ पैरामाउंटसी इन रिलेशनशिप विद द प्रिंसली स्टेट्स? लॉर्ड मेयो, सैल्सबरी, लिटन, कर्जन। द करेक्ट आंसर फॉर 99 इज, आई डोंट नो, प्लीज़ अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताओ। 100 पे आते हैं। हु कंडेम्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी एंड डिस्क्राइब्ड इट एज एन अन-इस्लामिक? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। क्वेश्चन नंबर 1 पे आती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, इतना मुश्किल हुआ है इसको ढूंढने में, कहाँ कहाँ से ढूंढ के मैंने निकाला है। तो मैंने एफर्ट अगर लगाया है तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप बाकी सारे जितने भी वीडियोज़ आएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं। हु वॉज द कमिश्नर ऑफ पटना डिवीजन ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज the correct answer for 101 is A, William Taylor. 102. Who fought bravely against the British troops under Brigadier Douglas on 21st April 1858 in Bihar? तो किसने किया था 21 अप्रैल 1858 इन बिहार? तो इसका भी आंसर थोड़ा डाउटफुल है, तो मैं गलत नहीं बताऊंगी। लोग कुंवर सिंह बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कुंवर सिंह होंगे। 103 पे आते हैं। हु ऑर्गेनाइज द अभिनव भारत सोसाइटी इन
1904, तो वो किया था वी.डी. सावरकर ने, सावरकर ब्रदर्स ने किया था। मित्र मेला और अभिनव भारत, अगर आपको याद रखना है, मेरा मित्र अभिनव से याद रख लो कि वी.डी. सावरकर, सावरकर ब्रदर्स ने किया है। मेरा मित्र अभिनव, तो अभिनव भारत सोसाइटी और मित्र मेला, ये दोनों वी.डी. सावरकर ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था। 104 पे आते हैं, हु डिसाइडेड टू अपोज द वॉर एफर्ट्स पीसफुली बाय इनिशिएटिंग अ पॉलिसी ऑफ इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। ये महात्मा गांधी जी ने बोला था और फिर इन्होंने पहला अपना जो इंडिविजुअल सत्याग्रही जो था वो बनाया था आचार्य विनोबा भावे को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। 105, हु बिगेन अ बिग मूवमेंट एट बरहिया, मुंगेर में था, अगेंस्ट जमींदार्स अटेम्प्ट टू एविक्ट ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स इन नवंबर 1936। तो ये एफर्ट किसने लगाया था? तो ये लगाया था ऑल इंडिया किसान सभा ने। 106 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थोड़े सिंपल हैं। देखिए, धूनागरी उत्तराखंड में ही है, मिकीर असम में ही है, नीमगिरी जो है उड़ीसा में ही है, लेकिन अबोर जो है वो है अरुणाचल में, तो इसलिए ए जो है इसका गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे होगा 107 का सी। ओके, कौन सा करेक्ट नहीं? सी, क्योंकि कोवलम लॉन्गेस्ट सी बीच नहीं है इंडिया का, वो है मेरिना, ठीक है, लेकिन मरीना बीच जो है लॉन्गेस्ट बीच है, लेकिन यहाँ पर भी कि गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि गूगल पे मैंने सर्च किया तो अंडमान एंड निकोबार का जो है कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट है। तो या तो इसका आंसर एक तो ये भी हो सकता है और ई भी हो सकता है। बीपीएससी जनरली ई ही को मानेगा, तो आप इस पे, या जिसने ई मार्क किया है वो भी ठीक है, सी मार्क किया है वो भी ठीक है। अब देखिए बीपीएससी क्या किस चीज़ को करेक्ट इंटरप्रेट करता है, क्योंकि अंडमान एंड निकोबार भी जो है अगर ले लेंगे पूरे ऑल इंडिया में तो उसका कोस्ट लाइन ही सबसे लॉन्गेस्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, तो अब जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। अमरावती, भावनी और हेमवती ये जो है कावेरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, और जो दूधगंगा ट्रिब्यूटरी है उसकी कृष्णा की। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है 1 to 4, और 1 to 4 कहाँ आ रहा है? बी में। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अब आते हैं सेंसस पे, सेंसस के सारे क्वेश्चंस। इंडिया का भी सेंसस, अगर बिहार की आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी कर रही थी इसकी प्रिपरेशन, तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि सेंसस इंडिया का हो चाहे बिहार का हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत स्कोरिंग रहता है, फॉरेस्ट सर्वे, ये सारी चीज़ें। तो आप अगर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी से ही, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए कि सेंसस 2021 आने वाला है, तो अब उसका फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा, लेकिन तब तक के लिए इसको याद रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है बी, द लोएस्ट सेक्स रेशियो हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन पंजाब। नहीं, लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है हरियाणा का है 877, सेकंड लोएस्ट में है पंजाब जो कि है 895। ओके, और बाकी सारी चीज़ें सही है कि मेघालय का हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रहा है, लोएस्ट फीमेल लिटरेसी राजस्थान में रही है, 382 इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अब आते हैं 110 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया। जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट हर चीज़ में प्रोड्यूसर्स हैं, इन चीज़ को भी याद रखना है। अगर आपको चाहिए ये चीज़, तो मैं अपने टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर हर ग्रेन्स के, चाहे क्रॉप्स के, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के, तो मैं अपने ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगी। दृष्टि का मेरे पास सप्लीमेंट है, बहुत अच्छे, उसमें ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में बताया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर वैसे होगा बी। अब 111 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन है 66 बीपीएससी में भी पूछा गया था। साथ ही साथ अगर इसमें वैसे दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश जो है उसके पास हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशंस है, ठीक है, हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन है, लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में देखा जा रहा है तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में जो है मिजोरम होगा। मिजोरम के 91.7% जो पॉपुलेशन है वो सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। जैसे मुकाम्बिका, दालमान, नैयार, कोटी गाँव, ये सारी जगहें दी हुई है, और कहाँ कहाँ पर हैं, तो मुकाम्बिका सही है, दलमा भी सही है, कोटी गाँव भी सही है, लेकिन नैयार जो है ये जो एरिया है ये केरला में है, तो ये गलत है। अब 113 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। किस में इंडिया हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, तो इनमें से किसी भी में भी नहीं। इसमें सेकंड है, इसमें सेकंड है, इसमें फोर्थ है, और इसमें सेकंड है, तो इसका आंसर ई होगा। 114 पे आते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर 114 इज सी, अमूर रिवर जो है
वो जा रही है आपके पैसिफिक में, बाकी जो जा रही है अटलांटिक ओशन में जा रही है, ठीक है। 115 पे आते द कोटा किनाबालू इज द हाईएस्ट पीक इन, कहाँ है ये, मलेशिया में। अब जिसने पढ़ा होगा, पता नहीं कहाँ से पढ़ा होगा, तो अगर ये सब न्यूज़ में होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो छोड़िए इस क्वेश्चन को, ट्रिकी तो था भाई। अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आपने अगर जनरल स्टडीज़ चाहे जीके नॉर्मल स्टैटिक जीके अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आप बता सकते हैं। दश्तेलुत, नूबियन, मुजावे, रुबल खली। मुजावे जो है यूएसए के कैलिफोर्निया में है, दश्तेलुत जो है ईरान में है, नूबियन जो है सूडान में है, और रुब अल खली जो है सऊदी अरेबिया में है। तो 116 का करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। 116 का करेक्ट आंसर है सी। 117 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सेंट्रल कैलिफोर्निया भी है, सेंट्रल चिले भी है, साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीका भी है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है, जहाँ विंटर में रेनफॉल होती है और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट वहाँ का रहता है। लेकिन नॉर्दर्न न्यूजीलैंड का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट होता है, ठीक है, ठंडा क्लाइमेट है, क्योंकि वो साउथ पोल के बहुत पास है, तो इसी वजह से यहाँ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नहीं है। तो 17 का करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 118 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज नेपिदो, करेक्ट। मैक्सिमम पीपल ऑफ फुलानी ट्राइब आर इन नाइजीरिया। क्रोसी वॉल्केनो इज सिचुएटेड इन यूएसए, नहीं, ये जो है कीनिया के शील्ड में है। जारविस बेकर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरल आइलैंड, ये भी ठीक है। मैक्सिमम पीपल ऑफ फुलानी ट्राइब आर इन नाइजीरिया, ये भी ठीक है, लेकिन सी सही नहीं है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, 119 पे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सोमेश्वर हिल इज सिचुएटेड। अब पश्चिमी चंपारण, वेस्टर्न चंपारण में ये सिचुएटेड है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 20, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ककोलत वाटरफॉल इज सिचुएटेड। अब ये मेरा नानी घर है नवादा, तो यहाँ पर सिचुएटेड है भाई ये। 121 पे आते हैं, एज पर सेंसस 2011 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। किसका है, तो पटना का है भाई, पटना में बहुत लोग रहते हैं इसलिए हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। यहाँ पे निरंजना, रिवर निरंजना के बारे में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैड इट्स एंशिएंट नेम एज निरंजना। तो कौन सी रिवर है भाई वो, तो वो है फल्गु, फल्गु को ही निरंजना बोला जाता था एंशिएंट टाइम में। 123, द डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट मैक्सिमम एवरेज एनुअल रेनफॉल इन बिहार इज किशनगंज। ये अगर क्राउन की बुक आपके पास है बिहार की तो उसमें ये गिवन है। 124 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज मैक्सिमम लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। ये नहीं पूछा कि फीमेल मेल में कितना, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, तो ये है इसका करेक्ट आंसर रोहतास। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम प्रोडक्शन इन बिहार ड्यूरिंग द ईयर 2017-18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑयल सीड, क्योंकि ऑयल सीड को का ही एक स्कीम जो है एग्रीकल्चर जो सर्वे बनाया गया है उसमें इसको यूज़ किया गया है, तो इस हिसाब से ऑयल सीड होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। 126 पे आते हैं, द ऑथोराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम, तो कहाँ से इसकी अथॉरिटी आती है, बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से, लेकिन प्रेसिडेंट से पूछे बिना विड्रॉल नहीं किया जा सकता है। 127 पे आते हैं, द स्टेट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सीट्स अलॉटेड टू देम इन द राज्यसभा। अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, क्योंकि अभी यहाँ पे बिहार ये सारे स्टेट्स यूज़ हो रहे हैं। वैसे तमिलनाडु के बाद है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद है बिहार, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बिहार, सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। 128 पे आते हैं, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी। इन दोनों केस में लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेचर ही इसमें इन्वॉल्व होती है, तो करेक्ट आंसर फॉर 128 इज 1, 2, 3। 129 पे आते हैं, द वर्ड कैबिनेट इज यूज्ड एट वन प्लेस ओनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल, ये तो सबको रटा होगा, आर्टिकल 352। 130, when a bill is presented to the governor after being passed by the both houses of the legislature, he has the following option: he may give his consent, he may withhold his consent, he may return the bill for reconsideration, he may reserve the bill for the consideration of the president, he may reserve the bill for the consideration of the prime minister। अब इसमें पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, फिफ्थ इनकरेक्ट है। अब कहाँ ऑप्शन में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ई इसका सिंपली ऑप्शन मार्क करके आ जाना है, तो इसका करेक्ट आंसर ई होगा, ई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 131 पे आते हैं, द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पंचायत मेंबर शैल बी डिटरमाइंड बाय, ये बताता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, तो इसका आंसर होगा ई। अब आते हैं 132 पे, अब इसमें से पूछा गया कौन सा रॉन्ग है, तो भाई सारे रॉन्ग हैं, क्योंकि 40 तो पंचायत उससे रिलेटेड है, पंचायत से, और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आर्टिकल 44 में है, तो ये सारे गलत हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे, 132 तक हो गया, 133 पे आते हैं, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन बी अल्टर्ड बाय, कौन अल्टर करता है जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का, तो ये करता है ए,
द पार्लियामेंट इसको ऑल्टर कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है जुरिस्डिक्शन उसकी। 134 पे आते द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज नॉर्मल टर्म ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफ कोर्स इट विल बी द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जब तक ये सारे 2/3 मेजॉरिटी से सारी चीज़ों को नहीं करते हैं, इम्पीचमेंट नहीं लागू होता है, दोनों मिलके ही ये काम करते हैं। भले ही एक हाउस में इनिशिएट होता है, लेकिन इसको, और वही वाइस प्रेसिडेंट का अगर पूछा जाएगा तो राज्यसभा होगा, प्रेसिडेंट का डी होगा। ऑर्डिनेंस कैन बी प्रमलगेटेड इन द स्टेट बाय द, कौन प्रमलगेट करता है? ऑफकोर्स गवर्नर करता है, और सेंटर में इसको करते हैं प्रेसिडेंट। 123 और 213 इसके आर्टिकल से रिलेटेड, ये सेंटर के लिए और ये स्टेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 136 पे आते हैं, द गैप बिटवीन द 3rd 5-year प्लान एंड द 4th 5-year प्लान इन इंडिया इज ऑफ। तो ये जो गैप था, ये था 3 साल का, ठीक है, और इसको प्लान हॉलीडे बोला जाता है। फर्स्ट ये 3rd 5-year प्लान कब था, 4th 5-year प्लान कब था? अब इसका डेट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे लगे कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। प्लीज़ अपना स्कोर शेयर करना, कि मुझे पता चले कि आप कितना स्कोर कर रहे हो, कितनी कट ऑफ इसकी जा सकती है। 137 पे आते हैं, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको किसी को भी याद नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो जिसने तुक्का मारा है सी, उसका सी तुक्का एकदम सही है। और ये भी बता दूं कि अभी जो ये पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम है एट करंट प्राइस, वो है 135,050। ओके, 135,050। अब आते हैं 138 पे, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन, एक्चुअली ये इन्फोर्स हुआ 2005 में, लेकिन जो ये एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। जनरल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंक्लूड्स मेनली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 140 पे आते हैं, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया 1991 इज बेस्ड ऑन लिबरलाइजेशन, एलपीजी मॉडल पे ये बेस्ड था, तो इसका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए आंसर। 141 पे आते हैं, ट्राइसेम ट्रेनिंग स्कीम फॉर रूरल यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट इज अ प्रोग्राम ऑफ कोर्स इट इज अ प्रोग्राम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 142 पे, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया वॉज इशूड इन, अब इसका डेट पूछा जा रहा है, तो 1948 तो सबको पता होगा, लेकिन इसका डेट तो किसी को नहीं पता होगा। वैसे इसका डेट है सी, 6 अप्रैल 1948, और जिसको लॉन्च किया था इस फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, ठीक है। 142 का हाँ सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे, बस अब खत्म होने वाला है ये। हाँ 143 नहीं हुआ था, 143, मेक इन इंडिया ग्लोबल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड ऑन। अब इतने सारे डेट्स दिए, मैंने भी सर्च किया, मुझे डेट नहीं मिला वैसे ठीक से, लेकिन इसका मुझे लगता है ऑप्शन सी होना चाहिए, सितंबर 25। क्यों? क्योंकि ये अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। अब अंत्योदय दिवस किसका बर्थडे है या किसका डेथ एनिवर्सरी है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, इसीलिए इसका आंसर जो है सी होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 पे, नाबार्ड। अब नाबार्ड किस चीज़ से रिलेटेड है? नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये रूरल क्रेडिट से जनरली रिलेटेड होता है। 145 पे, नाबार्ड का एक क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी में पूछा जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब आते हैं, यहाँ पूछा गया है इकोनॉमिक्स से, डायरेक्ट पूछा गया है 6th 5-year प्लान का टाइम। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, 1980 से 1985 था 6th 5-year प्लान। अब क्या है, प्लानिंग कमीशन हट के नीति आयोग आ चुका है। 146 पे आते हैं, एज पर सेंसस 2011 द सेक्स। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब जिनका ये सही होगा वो किसी ना किसी से तरीके से दूसरों से तो बहुत आगे रहेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो सेक्स रेशियो बिहार में क्या है भाई? अब जिसको याद होगा वो इस आंसर को कभी गलत नहीं करेगा। तो 146 का करेक्ट आंसर है ई, क्योंकि सेक्स रेशियो इन बिहार इज 9:18। 147, एज पर सेंसस 2011 द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन बिहार इज, व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन बिहार? जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, तो वो है पटना। 148 पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, ऑफ कोर्स इट इज़ 38, क्योंकि 37 थी 2001 तक। 2001 में अरवल बना है और तब से 38 हो गया है। अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम द नंबर ऑफ सिटीज सेलेक्टेड इन बिहार इज, द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, बी है इसका करेक्ट आंसर। 4, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एंड बिहार शरीफ, ये 4 हैं। 150, लास्ट क्वेश्चन, एज पर द सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट इन बिहार इज, नहीं, बिहार की लिटरेसी रेट है 61 पॉइंट समथिंग, तो इसीलिए गलत है। ई इसका करेक्ट आंसर है, तो ई ही इसके सारे आंसर थे।
तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जितनी भी आगे वीडियोज़ क्वेश्चन पेपर पोस्ट करूँगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।